बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पहले चैप्टर का आज ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। टॉपिक है हमारा मुख्तलिफ़ नामों से इसे आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ हेडिंग्स के थ्रू नीचे ये आता है। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे इसको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, कहीं पे इसको डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। एंड इन्हीं स्कोप और डिसीजंस, ये जो टॉपिक है इसी से ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी निकल के आते हैं। सो ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, एक ही चीज़ है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। So scope of financial management or decisions of financial management, or this is also called three major decisions of financial management, or a financial manager। ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। FM मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। एंड चूँकि फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको परफॉर्म कर रहा होता है फाइनेंशियल मैनेजर, तो ये एक तकरीबन चीज़ होती है। अच्छा, तीन मेजर डिसीजंस आपके होते हैं एज अ मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। आपको तीन फैसले करने होते हैं। एक को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं, एक को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं, और एक को हम डिविडेंड डिसीजंस कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन। अब इन्हीं फैसलों के अंदर यही फैसले आपके जो ये सब्जेक्ट है इसका स्कोप बनाते हैं। स्कोप बुनियादी तौर पे किसी भी काम के या किसी भी सब्जेक्ट के उस एक्सटेंट को, उस बाउंड्री को कहते हैं जिस बाउंड्री के अंदर का एरिया वो सब्जेक्ट कवर कर रहा होता है। द एक्सटेंट टू विच अ सब्जेक्ट कवर्स समथिंग इज कॉल्ड इट्स स्कोप। और काम का भी यही होता है, जब हम कहते हैं कि आपके काम का स्कोप क्या है, हमारा मकसद ये होता है कि तुम्हारी किस हद तक काम तुमने करना है, हदूद का तयन स्कोप कहलाता है। तो चूंकि आपने ये तीन फैसले करने होते हैं, तो इन तीन फैसलों के अंदर जो चीज़ें आ रही होती है वही आपके हदूद हो जाते हैं, वही आपका स्कोप कहलाता है। अच्छा, अब डिसीजंस हैं क्या, इनको डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और लोग हम पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लोज रिलेशनशिप है। ये तकरीबन एक ही सिक्के के दो रूख हो जाते हैं, एक ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। इसलिए हाँ, बहुत ज़्यादा जिक्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इसमें आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर द डिसीजंस रिगार्डिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जहन में लाइए, बैलेंस शीट जहन में लाइए, दो ही साइड होते हैं उसका, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। अच्छा जी, अब सॉरी, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज अबाउट एसेट्स एंड राइट हैंड साइड इज अबाउट लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी के बारे में होता है। Now the decision about the left hand side of the balance sheet means the decision about the assets of the balance sheet are called investment decisions। क्योंकि एसेट में आपका पैसा लगता है, आपने पैसा उसमें लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना। तो एसेट आप खरीदते हैं, उसमें आपका पैसा लगता है, इसलिए उसके मुतालिक जब आप फैसले ले रहे होते हैं, कोई भी एसेट आपने खरीदना होता है तो आप उसका पैसा, उसमें पैसा लगाते हैं, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उसके मुतालिक जो आप फैसले लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या फैसले लेने होते हैं, देखिए जी, यू आर नॉट एन इंजीनियर और अ प्रोडक्शन एक्सपर्ट, सो दैट कि आप ये फैसला कर सकें कि चूंकि हमने गाड़ियां बनानी है तो हमें किस किस्म की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। नो, दिस इज़ नॉट योर जॉब। ये आपकी जॉब नहीं, ये कोई इंजीनियर ही डिसाइड कर सकता है, और वो भी एसेट के बारे में। आपका काम एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसमें होता ये है कि कोई भी एसेट खरीदने के लिए आपको डेफिनेटली रिसोर्सेज, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जब जहाँ पे बात पैसों की आ जाती है वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है। अब एसेट्स, सब सारा पैसा आपका एसेट में ही लग रहा होता है, तो उनके मुतालिक जब भी फैसले लेने होते हैं उसमें आप फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर उसमें आप लाजमन पार्टिसिपेट करते हैं। एंड यू लुक, आप देखते हैं कि ये जो आप एसेट खरीदने जा रहे हैं इसका कंपनी को फ़ायदा कितना होगा, फाइनेंशियली इसका कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, ये फैसला आपने एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसमें इन्वॉल्व होकर करना होता है।
अब क्या होता है मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। आप बैलेंस शीट उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शॉर्ट टर्म एसेट नजर आते हैं, आपको लॉन्ग टर्म एसेट नजर आते हैं। लेट्स सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग हम सोचते कहते हैं कि उसमें 40% शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, 60% किसी भी कंपनी का आपने उठाया, 60% उसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब ये जो एक मिक्स बना हुआ है, एक रेशियो बना हुआ है 40 और 60 का, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। समवन हैज डिसाइडेड दिस मिक्स, दिस रेशियो, किसी ने तो ये फैसला किया है कि ये मिक्स होना चाहिए। अब ये जो फैसला होता है कि कितने शॉर्ट टर्म हमारे एसेट होने चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म हमारे एसेट्स होने चाहिए, ये फैसला जब आप करते हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, ये आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। Then mix of financial and real assets. Then again in our left hand side of the balance sheet, assets में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के assets होते हैं, हम उनकी डिटेलिंग में नहीं जाते, या आप और सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। कुछ आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ रियल एसेट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ किस्म के एसेट आपके बैलेंस शीट पे नज़र आ रहे होते हैं, इनके मुतल्लिक जो फैसले होते हैं वो जब आप करते हैं तो वो आपका क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। एंड फाइनेंशियल मैनेजर आपने ये फैसले करने होते हैं कि मुझे कितने रियल एसेट्स चाहिए, कितने फाइनेंशियल एसेट्स चाहिए, मेरे एसेट साइड पे होने चाहिए। ये जो है ना आपका कहलाता है, ये आपका एज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एज अ फाइनेंशियल। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे फैसले आपके अकेले करने के नहीं होते, तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका अपना अपना इनपुट होता है, आपका भी अपना इनपुट होता है। उनके डिसीजन मेकिंग के जो वो बुनियाद होंगी, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन वाले हैं, इंजीनियर हैं, तो उनका फैसला कोई भी एसेट खरीदने के वक्त ये होता है कि यार उनको कितने आसानी से वो प्रोडक्ट बना के देगा। कोई भी प्रोडक्ट जब वो बना रहे हैं कितनी आसानी से, फॉर एग्जांपल उनका ये बुनियाद होगी फैसले की, और कितनी ज़्यादा बना के देगा, कंपटीटर से कितना वो बेहतर बना के देगा, क्वालिटी क्या होगी, उसकी इस्तेमाल खर्च, वो इस बुनियाद पर फैसले करना होता है। उसका पैसों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसी एसेट को देख रहे होते हैं कि ये एसेट लगाने से मेरे जो प्रॉफिट है उसमें कितनी बढ़ोतरी आएगी, कितना मार्जिनल प्रॉफिट ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे होते हैं, एंड देन फिर कहीं दरमियान में जाके फैसला इस पे होता है। एंड द लास्ट वन इज और ऑल मिक्सचर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पूरा जो आपने एक मिक्स बनाया हुआ है, कितने शॉर्ट टर्म एसेट है, कितने लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर कितने रियल एसेट्स हैं, कितने आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इस तरह करंट एसेट्स में आपके कितने कौन कौन से एसेट्स हैं, कितनी इन्वेंट्री है, कितना कैश है, कितनी जो है ना आपकी उसमें अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ये तमाम जो आपका फैसले होते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अच्छा, नाउ रिमेंबर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज कॉल्ड रिसोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर कॉल्ड रिसोर्सेज ऑफ फंड। रिसोर्सेज मीन्स वो फैक्ट चीज़ें जहाँ से आप दोबारा से पैसे फंड्स निकालते हैं, आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। सो एसेट जब आप खरीदते हैं तो पहली दफ़ा तो आप पैसा कहीं और से लेके उसमें लगाते हैं, उसके बाद वही एसेट आपको कमा के दे रहे होते हैं और आपको फंड्स जनरेट करके दे रहे होते हैं, इसलिए उसको हम जो है ना रिसोर्सेज ऑफ फंड भी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो डिसीजन है हमारा, उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब ये फैसला तो हो गया कि भाई मुझे एसेट्स चाहिए, कितने एसेट चाहिए, किस किस्म के एसेट चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म होने चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म होने चाहिए, ये फैसला तो हो गया। अब आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैसला होता है आपका कि भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आए, ठीक है, उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फंड्स। दीज डिसीजंस आर कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। Decision about the funds, that from where and how and who will get the fund is called financing decisions। या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड है उसके मुतालिक जो फैसले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फाइनेंसिंग
डिसीजन होते हैं। अगेन रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स के राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड। उन्हें क्या कहा जाता है? सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्स मीन जहाँ से पहली दफ़ा पैसा निकाला जाता है, ठीक है, उसको सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। बार बार आप वहाँ से पैसा नहीं निकालते, पहली दफ़ा निकालते हैं, फिर उसको एसेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन फिर वो एसेट आपको दोबारा से कमा के दे रहा होता है, तो इसको सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट में उसमें क्या होते हैं? आपकी लायबिलिटीज़ होते हैं, आपकी ओनर इक्विटी होती है। देन लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड के साथ फिर लॉन्ग टर्म ओनर इक्विटी होती है। ये जो आपने एक मिक्स बनाया होता है, बैलेंस शीट उठाते हैं, आपको नजर आता है उसमें कुछ करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कुछ ओनर इक्विटी है एंड अ सर्टेन रेशियो आपको उसमें नज़र आती है। नाउ ये ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद हो जाते हैं। डेफिनेटली समवन हैज़ sitting in somewhere and making a decision about this। फैसले कर रहा है कोई इसके बारे में, खुद ब खुद नहीं होते। अब ये जो फैसले होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। देखिए जी, ये फैसला आपका जो होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजर के तमाम फैसलों की जो बुनियाद होती है वो होती है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, कास्ट बेनिफिट बुनियाद होती है फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन की। कास्ट क्या है? कोई भी फैसला आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस पर आपका डेफिनेटली कुछ न कुछ खर्चा आने वाला है एंड फिर उससे कोई ना कोई आपको फ़ायदा होने वाला है। देन यू हैव टू कंपेयर कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर मेरा खर्चा कितना आएगा और उससे मुझे रेवेन्यू या प्रॉफिट कितना होगा, तो आप वो फैसला करते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है कास्ट से, तो आप वो चीज़ करते हैं, वरना नहीं करते। तो ये भी जो आप फैसले ले रहे होते हैं, कितना मुझे करंट लायबिलिटीज़ चाहिए, कितनी मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ चाहिए और कितनी मुझे ओनर इक्विटी चाहिए, तो फैसला आपका होता है इसी आपके रिटर्न एंड कास्ट पे होता है। अच्छा जी, अब क्या क्या होता है इसमें डिसाइड करना होता है अपने मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, इनको सोर्सेज ऑफ फंड कहा जाता है। देन मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। नाउ लुक, याद रखें दो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ, आगे काम आएंगे, आपकी इस्तेमाल होती हैं ये टर्मिनोलॉजीज। Complete right hand side of the balance sheet, which includes the long term and short term sources of fund, is called financial structure of the company। Again मैं दोबारा दोहराता हूँ, a mix of long term and short term sources of fund is called financial structure of organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड का जो एक मिक्स आपने बनाया हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ आती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी आती हैं। ये जो आपने एक मिक्स बनाया होता है, फॉर एग्जांपल 20% शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, 10% लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, 70% आपके ओनर इक्विटी है। सो दिस, ये जो मिक्स है, रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देन अ मिक्स ऑफ, एक और टर्मिनोलॉजी है, याद रखें, ये आगे आपके काम आने वाली है। मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी होती लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ये जो आपने एक मिक्स बनाया हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ये आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट से रिलेट करता है एंड एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको ये काम करने होते हैं। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके प्रॉफिट एंड या रिस्क एंड रिटर्न पे। अगेन एक नया रिस्क का एक लफ्ज़ आता है आपका फाइनेंस में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। And the last decision the last decision made by a financial manager is a dividend decisions। Now look, dear students, आपको अपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा डिविडेंड किस चीज़ को कहते हैं। देखिए जी, कंपनी टाइप ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेशन टाइप ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट which has been actually paid to the owner, means shareholder, is called dividend।
उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। देखिए जब आप इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं उसमें 1 लाख आपका प्रॉफिट हुआ है। नाउ दैट डज नॉट मीन कि वो 1 लाख रुपया एक्चुअली, मैं कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे दो जो हैं पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता जो इनकम स्टेटमेंट में आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कि वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स जो ओनर होते हैं, ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनको मिल रहा है। और जो गोल्स ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा था उसमें यही ड्रॉबैक हमने पढ़े थी कि एक्चुअली कंपनी इनकम तो बढ़ा लेती है, इनकम स्टेटमेंट में ज़्यादा इनकम शो कर रही होती है, लेकिन अगर वो शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर रहे, ओनर को कुछ पे नहीं कर रहे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। अच्छा जी उसके बाद है डिविडेंड डिसीजंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि ओनर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है उसमें डिविडेंड का बहुत रोल होता है। जब भी शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड मिलता है तो उनके शेयर्स की कीमत बढ़ती है, जब उनको डिविडेंड पे नहीं किया जाता तो उनके शेयर्स की कीमत कम होती है। सो रिमेंबर एज अ फाइनेंशियल मैनेजर इस डिविडेंड पेमेंट में आपका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए हम आगे ये डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा पूरा चैप्टर है। डिविडेंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि किस तरह डिविडेंड पे किया जाएगा, कब पे किया जाएगा, किस सूरत में पे किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस डिविडेंड पॉलिसी में डिस्कस की जाती हैं। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड किस तरह पे किया जाएगा, कैश की सूरत में पे किया जाएगा या उनको नया कॉमन शेयर इशू किए जाएंगे, मुख्तलिफ हमारे होते हैं। देन रिटेन अर्निंग, वो हिस्सा प्रॉफिट का जो कंपनी अपने पास रख लेती है, रोक लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग कहते हैं। अब कब आपने इनकम शेयर होल्डर्स को देने के बजाय अपने पास रखनी है और किस तरह रखनी है, किन कामों को में उसको इस्तेमाल करना है, ये तमाम फैसले जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक होते हैं, सो रिटेन अर्निंग के मुतालिक होते हैं। एंड ये तीनों मिल के आपके 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाते हैं या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाते हैं। ये एक पिक्टोरियल उसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वो जो मैंने बताया उसको समझिए, ये आगे हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर्स हैं कंप्लीट। कैपिटल बजटिंग हमारा पूरा चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा पूरा चैप्टर है। देन फाइनेंसिंग डिसीजन में कास्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मैंने आपको बताया है। लीवरेज के मुतालिक, डिविडेंड पॉलिसी के मुतालिक हमारा होता है, रिटेन अर्निंग के मुतालिक होता है, ये मैं तक आपको बता चुका हूँ। कैपिटल बजटिंग, decisions about a long term assets, investment in a long term assets, planning about decisions about investment in the long term assets, उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। वर्किंग कैपिटल आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स के मैनेजमेंट को कहा जाता है, तो वो मैंने आपको बताया। फिर कास्ट ऑफ कैपिटल, यानी जब आपको मैंने आपको बताया कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, जो भी काम आप करते हैं उस पर आपका कास्ट पड़ता है। तो अगर आपने पैसा कहीं से लेना है तो उस पर आपका खर्चा होने वाला है, वो खर्चा उसको कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। लीवरेज आगे हम पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटर्न अर्निंग में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा जी, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इन ही डिसीजंस के बुनियाद पे हम क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर एक्चुअली करता क्या है, उसके काम करने के काम कौन कौन से होते हैं। So what he has to do, he has estimation of capital requirement, एस्टिमेट लगाना, एडवांस में ये एस्टिमेट लगाना कि फ्यूचर में हमें कितने सरमाए, कैपिटल सरमाए को कहते हैं, कितने सरमाए की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें लॉन्ग टर्म जो 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 पैसा है लंबे अरसे के लिए वो कितना चाहिए, ये एस्टिमेशन लगाना है। अगले 1 साल में हमें कितना पैसा चाहिए होगा, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कहलाता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, पीछे जो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं कि वो जो मिक्स हम बनाते हैं, दैट इज़ कैपिटल कंपोजिशन। चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, फाइनेंसिंग डिसीजन जो मैंने आप लोगों को बताया है कि फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, उसमें क्या कर रहे थे, एक्चुअली यू आर मेकिंग अ चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड मैंने इस्तेमाल करना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमने आपको बता दिए। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मींस यू माइट हैव सम मनी जो कि आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा है, उसका क्या करना है। देखिए फारग पैसा आप नहीं रख सकते, तो उसका भी आपने कुछ न कुछ
करना होता है। देन मैनेजमेंट, ये डिटेल से मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चे कि आगे हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं और फिर उनमें ये डिटेल से इन चीज़ों को आप पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑफ कैश अगला हमारा चैप्टर है। कैश को किस तरह आप मैनेज करेंगे। देखिए जी, कैश बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है जिसको आपने एज अ फाइनेंशियल मैनेजर डील करना होता है। कैश नॉर्मली हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टू मच कैश इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड विदाउट कैश इज़ अ डेंजरस। अगर आप विदाउट कैश हो जाते हैं आप खतरे में हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है तो भी अच्छा नहीं है। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह होता है ये। एंड देन फाइनेंशियल कंट्रोल। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपका जो की रोल होता है, यू आर अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। आपने ये इंश्योर करना होता है कि फंड्स का ज़ियान न हो और फंड उधर ही लगें जिधर फंड्स को लगना चाहिए। पैसे का ज़ियान न हो। आप क्या हर वक्त काम क्या होता है, पैसे को बचाना और फिर पैसे का वहीं पे इस्तेमाल जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ये एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपका काम होता है और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। और डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ना आपको इस्तेमाल करते हैं। यू हैव टू डेवलप सिस्टम फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एंड दूसरा एस्पेक्ट इसका ये होता है कि आपने ये इंटरनल कंट्रोल रखना होता है कि फंड्स जो हैं वो इम्बेजलमेंट ना हो, फंड्स का फ्रॉड ना हो। उसके लिए आपने सिस्टम्स बनाने होते हैं। ये एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपका काम होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।